नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्पण कुमार नरूला और आपका स्वागत है हमारे चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर में। आज हम वीडियो नंबर 16 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 15 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिए। ये वीडियो हमने बनाई है आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल और आर्मी क्लर्क के लिए, या फिर अगर आप कोई भी सेंट्रल लेवल का पेपर 10th के बेस पे जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सिलेक्शन 11, एसएससी एमटीएस वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे तकरीबन 30 क्वेश्चंस। ठीक है जी, आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, आपके नोट्स अच्छे से बनने चाहिए, तभी इस वीडियो का फ़ायदा होगा। क्योंकि इस वीडियो में एमसीक्यूज़ के अलावा मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाला हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है वीडियो नंबर 16। इससे पहले हम 15 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप अच्छे से वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है ये, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ अमेरिका? हॉकी, बेसबॉल, कबड्डी या फिर टेनिस? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, पॉज करके वीडियो को। और अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो अमेरिका की नेशनल स्पोर्ट यानी कि राष्ट्रीय खेल है। हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, इंडिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को माना जाता है। ऑफिशियली इसकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया जब पूछा जाता है तो हॉकी का ही आंसर आता है। कबड्डी जो है ये पंजाब जो इंडिया का एक स्टेट है, पंजाब का नेशनल स्पोर्ट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान यानी कि हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या सुनील गावस्कर? तो इसका जो ठीक आंसर रहेगा आपका हरियाणा हरिकेन वाले क्वेश्चन का वो रहेगा आपका सी, कपिल देव। मिल्खा सिंह जी को उड़ना सिख के नाम से भी जाना जाता है। उड़ना सिख, ये काफ़ी तेज भागते थे। इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी है, भाग मिल्खा भाग, जो बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर है जावेद अख्तर साहब के बेटे फरहान अख्तर, उनके उन्होंने एज एन एक्टर काम किया था उसमें। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से इनको जाना जाता है। ये वनडे में और टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेट प्लेयर भी हैं। सुनील गावस्कर की अगर हम बात करें तो इनको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे बायोग्राफीज भी आपके सिलेबस में है, जितने भी महान लोग हैं उनकी बायोग्राफी, तो सचिन तेंदुलकर की जो बायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट इन माई वे। प्लेइंग इट इन माई वे सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। सुनील गावस्कर की बायोग्राफी जो है उसका नाम है सनी डेज। तो ये 2 बायोग्राफीज भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और रहेगी, जो कपिल देव है 1983 में इन्होंने इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप जितवाया था। इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2 ही बार जीता है, एक 1983 में कपिल देव के अंडर और एक 2011 में महेंद्र सिंह धोनी जी की अगुवाई में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्रिकेट की ही बात हो रही थी, क्रिकेट पे ही क्वेश्चन है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच? ये आपका सही आंसर रहेगा 22 यार्ड। यार्ड मतलब गज, तो आपका जो बी है वो बिल्कुल ठीक आंसर है, 22 गज की लंबाई होती है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। उबर कप किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज उबर कप एसोसिएटेड? अब उबर कप जो है वो आपका आंसर डी, बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चलिए, भारत के जो पहले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
ठीक है जी, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे उन्होंने पूछा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो इसका आंसर आपका ये रहा, सुकुमार सेन जो थे, बंगाल से ये रिलेटेड थे। सुकुमार सेन ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। जीवी मालवंकर की भी अगर हम बात करें तो ये थे पहले लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर थे पहले भारत के, आज़ाद भारत के, वो ये थे, इनका नाम था जीवी मालवंकर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है जी, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेयर इज़ मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? ये इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया में कौन से स्टेट में है ये? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है, अगर आप किसी ने ऑप्शन नंबर डी को कमेंट किया है, तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर प्रस्थान करते हैं। तराइन का द्वितीय यानी कि दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये तराइन का युद्ध, कनौज का युद्ध और आपका जो पानीपत का युद्ध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको अच्छे से करना आप। व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट? दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका 1192 यानी कि 1192। और पहली लड़ाई की अगर हम बात करें, पहली लड़ाई तराइन का पहला युद्ध, तो पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 यानी कि 1191 को। चलिए आगे चलते हैं। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? अब कौन सा डैम कौन सी नदी के किनारे पे है, इस पे एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी आपको बताना है कि थीन डैम जो है, थीन बांध जो है, वो किस नदी पे स्थित है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, रावी नदी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कौन सा शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है? नदियाँ और उसके तट पर स्थित शहर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पहले ये बताना है कि मूसी नदी के किनारे पे कौन सा शहर सिचुएटेड है, कौन सा शहर स्थित है। चलिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद और श्रीनगर। तो जो करेक्ट आंसर अगर कोई दे सकता है तो कमेंट सेक्शन में दे दे, नहीं तो फिर सुन ले। करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी, हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे पे है। लखनऊ की अगर बात करें हम, तो गोमती नदी के किनारे पे ये स्थित है, गोमती, GOMTI, ठीक है। ऐसे अगर हम श्रीनगर की भी बात कर लेते हैं तो वो जेहलम नदी के किनारे पे सिचुएटेड है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री की ओर। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1942 यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विंस्टन चर्चिल है यहाँ पे, क्लाइमेट है, रामजी मैकडोनल्ड है, और यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, मैं बता ही देता हूँ। ए जो है विंस्टन चर्चिल, ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर प्रस्थान करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज अ टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? यानी कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन है? भारत का संविधान किसने लिखा था? तो वो सबको पता होना चाहिए। वैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिसने भारत का संविधान लिखा था। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 16 दिन, तकरीबन 3 साल है, लेकिन एग्जैक्टली बात करें तो 2 साल 11 महीने और 16 दिन का समय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिया था भारत का संविधान लिखने के लिए। और इसके लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश का या कनाडा का या साउथ अफ्रीका का, सबके संविधान पहले उन्होंने स्टडी किए थे। उनमें से जो सबसे अच्छी चीज़ें थी वो चुन के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो एक रिटन यानी कि लिखित रूप में है हमारे पास। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन किया आते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
तो ये थे आपके यहाँ पे बी ऑप्शन है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेटल्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? ये किसका काम है अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शन के दौरान, ठीक है, तो कौन सारा फैसला करता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर सारा डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करता है, वो सेटल करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे दो क्वेश्चन याद आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति लिखा है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? उसके लिए आपकी उम्र 35 साल यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। जगदीप धनकर जी जो है इस टाइम भारत के उपराष्ट्रपति है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब राष्ट्रपति की भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम अगेन 35 साल की आयु होनी चाहिए, और इस टाइम भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, तो ये पहली शेड्यूल्ड ट्राइब लेडी है जो इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है। इससे पहले एक और लेडी जो थी वो इंडिया की प्रेसिडेंट थी। क्या आप बता सकते हैं वो कौन थी? अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली लेडी कौन थी, और साथ में ये भी बताइए कि पहली प्राइम मिनिस्टर लेडी कौन थी। ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है, दक्षिण की ओर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? इसका नाम है जी आपका इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। वैसे पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है, पिग्मालिन पॉइंट था इसका नाम पहले, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट रख दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद में। तो पिग्मालिन जो है, पिग्मालिन पॉइंट जिसको हम अभी इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो सबसे साउथ में, लाइक साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा जो है वो वही है। अब बाकियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इंदिरा कॉल है, COL आता है, वैसे कॉल यहाँ पे CALL लिखा है, COL आता है कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्थर्न मोस्ट टिप यानी कि सबसे उत्तरी सिरा जो है, उत्तरी किनारा जो है वो इंदिरा कॉल है। वलंगू की बात करें तो ये सबसे पूर्वी किनारा है, ईस्टर्न मोस्ट टिप है। और कुतुन के टन की बात करें, ठीक है, कच्छ की बात करें तो ये आपका वेस्टर्न मोस्ट टिप है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इंदिरा पॉइंट ही है, सच बात तो ये है, बाकी चलो आप नॉलेज के लिए कर सकते हो। चलिए जी, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट % ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इंडिया यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया का जो एरिया है उसका सिर्फ 2.42% है। एरिया वाइज हम 7वें नंबर पे आते हैं अगर इंडिया की बात करें, और पॉपुलेशन वाइज हम कितने नंबर पे आते हैं? पहले तो चाइना नंबर 1 था, अभी हम नंबर 1 चल रहे हैं। तो पॉपुलेशन वाइज हम हैं नंबर 1 और एरिया वाइज हम हैं नंबर 7। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस या डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच टाइम? अब ये ग्रीनविच क्या है पहले पता होना चाहिए आपको। ये ग्रीनविच जो है यूके, ठीक है, यूके लंदन, लंदन इनकी एक स्टेट है यूके की, उसमें एक शहर है ग्रीनविच, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और जो ग्रीनविच का टाइम है उसमें कितना अंतर है? हम उनसे 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैं सपोज करूँ कि इस टाइम शाम के 6 बजे हैं इंडिया में, जहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें से 5.5 घंटे घटा दूँ तो कितना बच गया? 6 में से 5.5 गया, ठीक है, 5.5 घंटे पीछे चले जाओ, ठीक है, तो कितना हो गया? 12.5, है ना। तो इस टाइम जो ग्रीनविच है, जो यूके लंदन में है, जो सिटी है, वहाँ पे 12:30
12:30 हुए होंगे, हम 5:30 आ गए हैं, तो हमारे यहाँ पे 6 बजे हैं, सीधा सा हिसाब। ठीक है, हम उनसे 5 आवर्स 5 घंटे और 30 मिनट 30 मिनट्स आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब जो इंडियन टाइम है और जो ग्रीनविच का टाइम है उसमें 5.5 घंटे का फ़र्क है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूके से आगे चल रहे हैं हम टाइम में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ये रबी की फसल क्या होती है? वो फसल जो हम अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं और फरवरी मार्च में उसको कट कर लेते हैं। जैसे कनक हो गई, गेहूँ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जौ हो गई, चना हो गया, ये सारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रबी क्रॉप्स में कंसिडर की जाती है। लेकिन जो ये है हाई टाइड, जिसको हम ज्वार भी बोलते हैं, आपको पता है हाई टाइड को ज्वार भी बोला जाता है, तो ज्वार जो है वो रबी की फसल नहीं है, बाकी सारी जो है रबी की फसल है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। वाइट रेवोल्यूशन, ये वेयर क्यों लिखा है यहाँ पे? वाइट है, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, ये थोड़ा सा प्रिंटर मिस्टेक लग रहा है मुझे, बट वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? देखो, श्वेत क्रांति या वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम सफ़ेद क्रांति भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादा श्वेत क्रांति ही बोला जाता है। सबसे पहले तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फादर कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे जो इनके फाउंडर थे। ठीक है, डॉक्टर, मैं इनको स्पेलिंग भी लिखवा देता हूँ आपको, कई बच्चों को स्पेलिंग नहीं आते होते, तो मैं स्पेलिंग भी लिखवा देता हूँ। VER, ठीक है, GHESE, वर्गीस कुरियन, KURIEN। ठीक है जी, ये थे श्वेत क्रांति के फाउंडर, यानी श्वेत क्रांति के जनक, पिता, फादर। ठीक है, अब श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? सफ़ेद क्रांति। अब क्या सफ़ेद होता है? क्या बागवानी सफ़ेद होती है, फल सफ़ेद होते हैं, शहद सफ़ेद होता है, या दूध सफ़ेद होता है? सबको पता है दूध सफ़ेद होता है। तो बस जो वाइट रेवोल्यूशन है आपकी, वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको गोल क्रांति भी करवाया था पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तुजू जो है, तुजू दर्रा, तुजू पास, ये भारत को किससे जोड़ता है? ये तो बहुत ईजी है वैसे। तुजू पास जो है वो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कई इसको म्यांमार बोलते हैं, कई म्यांमार भी बोलते हैं, तो ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपकी, क्वेश्चन का ठीक आंसर यही है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 19। अब आपके सिलेबस में ना सारे स्लोगन्स, यानी कि जो देशभक्तों ने नारे दिए थे, वो सारे आपके सिलेबस में है। यहाँ पे एक नारा दिया, इन्होंने स्लोगन दिया, कर मत दो। कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स मत दो अंग्रेजों को। ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये नारा उन्होंने दिया था। एक नारा मैं आपको और बताता हूँ जो बहुत फेमस हुआ था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जो है नेताजी, ठीक है, उनका नारा था, सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। इसके अलावा एक और नारा बहुत फेमस हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, ये 3 नारे अभी आपको याद करने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर आते हैं। मेघदूत बहुत ही फेमस है, किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। विष्णु शर्मा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पंचतंत्र, ये याद कर लो आप, पंचतंत्र नामक एक किताब थी जो इनकी रचना थी, पंचतंत्र। ठीक है जी, और मुझे क्या याद आ रहा है, हाँ एक और चीज़ याद आ रही है, करुणा रस के कवि। करुणा रस के कवि कौन है? उसका आंसर भवभूति रहेगा। अगर आपको पेपर में ये आ जाता है कि करुणा रस के कवि कौन है, तो वो है आपके भवभूति जी। ठीक है जी, चलो प्रश्न नंबर चलते हैं हम 22 की ओर। कनौज की लड़ाई के बारे में अभी बात करते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया, कनौज की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, ये सारी लड़ाइयाँ जितनी मैं बता रहा हूँ सब अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए इसको, ताकि आप अच्छे से पढ़ भी सको। अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कनौज की लड़ाई कब हुई थी, वरना मैं ही बता देता हूँ। 1540 यानी कि 1540। डेट थी 17 मई। 17 मई डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ईयर इंपॉर्टेंट है। अब कनौज की लड़ाई कब हुई थी? 1540 में। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कनौज की लड़ाई को बैटल ऑफ बिलग्राम,
बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लड़ाई मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यूपी में हुई थी, कन्नौज क्योंकि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, तो कन्नौज की लड़ाई जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश इंडिया में हुई थी। ये हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये तीनों जो है काफ़ी फेमस है, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी जो है उन्होंने जीता था इस जंग को, इस युद्ध को। शेरशाह सूरी विनर रहे थे और हुमायूं जो है वो इस लड़ाई को हार गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हम एंड की ओर आ रहे हैं, 25 ही क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुक्स और उनके ऑथर यानी कि किताबें और उनके लेखक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी भी अलग से वीडियो बनेगी। अब पहले बात कर लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है या राइटर कौन है। ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जब अंग्रेज़ों ने इनको जेल की सज़ा दी थी, क्योंकि इन्होंने भी 1942 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जवाहरलाल नेहरू उनमें से एक थे। 1942 से 1946 तक वो जेल में रहे थे 4 साल, और इन 4 सालों में ही उन्होंने ये बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो काफ़ी फेमस हुई। और भी मुझे अच्छे अच्छे राइटर दिख रहे हैं। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किताब जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन, फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन जी के पापा और अभिषेक बच्चन साहब के दादा। अब हरिवंश राय बच्चन की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छे राइटर रहे हैं। मधुशाला नाम की एक किताब इनकी काफ़ी फेमस हुई थी, 1935 में लिखी थी उन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, ये इतने फेमस राइटर तो नहीं थे, फिर भी इन्होंने 30 से ज़्यादा बुक्स लिखी है वैसे, लेकिन एज अ राइटर इतने फेमस नहीं हुए जितने ये आज़ाद हिंद फौज की वजह से फेमस हुए थे। सुभाष चंद्र बोस की एक बुक थी द इंडियन स्ट्रगल, जो इन्होंने 1920 के बाद जो इंडिया के हालात थे उसके ऊपर लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल, तो ये भी काफ़ी फेमस हुई थी। तो सारी बुक्स आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी जी 1913 में, 15 जुलाई को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर उस टाइम पे सैन फ्रांसिस्को में था। सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मोहन सिंह भी थे, लेकिन लाला हरदयाल जो है, लाला हरदयाल जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हरदयाल। तो ज़्यादा फाउंडर अगर हम बात करें गदर पार्टी का जो सेहरा है वो दिया जाता है लाला हरदयाल को। वैसे साथ में मोहन सिंह भी थे, ठीक है, लेकिन लाला हरदयाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक है, 1906 यानी कि 1906, और डेट थी 30 दिसंबर। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1905 जो है ये वो टाइम था जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की पार्टीशन की थी। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वाइस रॉय थे, तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 20 जुलाई को ये बात है, 20 जुलाई की बात है, तो इस दिन बंगाल की जो पार्टीशन है, विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये अपने आप में क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ था 1905। 1907 की अगर बात कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस दिन कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक था गरम दल, एक था नरम दल। गरम दल में वो लोग थे जो कहते थे कि भाई आज़ादी तभी मिलेगी अगर हम गरम होंगे, अगर हम रोप से ठीक है, डांट के अंग्रेजों को भगाएंगे तभी वो भागेंगे। नरम दल में वो लोग थे जो कहते थे नहीं हम प्यार से रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो भाग जाएंगे। तो 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था, यानी कि कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी 2 भागों में, गरम दल और नरम दल। चलिए जी, यहाँ पे आपकी वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और अगर आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ये थी आपकी वीडियो नंबर 16। वीडियो नंबर 17 के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।